हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस पर आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्लस टू का मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छे ढंग से हम कर रहे थे। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे टॉपिक जितने भी मैंने आपको करवाए हैं वो सारे आपको समझ में आए हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक कमेंट कर देना, आपको मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करके भेज दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। क्या नाम है स्टूडेंट चैप्टर का नाम? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशंस एंड फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपने प्लस वन के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको पढ़ा है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, प्लस टू के अंदर कुछ एक चैप्टर्स है जो प्रीवियस नॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला लगेगा। कारण इसका क्या होगा कि जो प्रीवियस ईयर के जो यानी प्लस वन के अंदर आपने कितना पढ़ा है रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, सेट्स के बारे में, तो अगर जितना ज़्यादा आपको उसके बारे में पता होगा ना, तो आप प्लस टू का जो रिलेशन एंड फंक्शन है उसके बारे में अच्छे ढंग से डिस्कस कर सकोगे, अच्छे ढंग से आप उसको सोल्व कर सकोगे। तो अगर बाय द वे आपको नहीं पता, मान लो आपको प्लस वन का बिल्कुल भी नहीं पता, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक्सरसाइज करवा दूँ। मेरा मकसद ये है कि जो आपके टॉपिक स्टार्ट करवा रहे हैं हम, ठीक है, वो टॉपिक आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करवाऊं, ताकि धीरे 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 करके आपकी इतनी तैयारी हो जाए कि आप कल को कोई कंपटीशन एग्जाम भी दो तो उसको फटाक से आप क्रैक कर सको। तो स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, तो सबसे पहले रिलेशन के बारे में तो हम पढ़ेंगे बाद में। स्टूडेंट्स, रिलेशन बनता किससे है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अपने पास क्या होना चाहिए, एक सेट। क्या होना चाहिए स्टूडेंट? सेट। और सेट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शंस, ए वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। समझ में आ गई बात? वेल डिफाइंड, ये जो वर्ड है ना, इसके बिना अगर बाय द वे ये बोल दिया जाए ना कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ये डेफिनेशन को बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स वेल डिफाइंड का? इसका मतलब ये है कि मेरे पास या मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर मैंने जो दिया, वही क्वेश्चन किसी और से पूछा गया, सेम आंसर उसका वही दिया। यानी मेरे लिए जो आंसर है वही किसी और के लिए भी आंसर, यानी कहीं भी जाके पूछे वो का वही आंसर मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोल दूं कि नेचुरल नंबर बताओ, तो चाहे आप अमेरिका में जाके पूछो, चाहे किसी और देश में जाके पूछो, चाहे साउथ में जाके पूछो, चाहे अपने जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी जाके पूछो, अगर किसी को पता है तो वो नेचुरल नंबर आपको क्या बताएगा? 1 2 3 4 यही बताएगा ना। इसके अलावा ये तो है नहीं कि अपने इंडिया के अंदर तो 1 2 3 4 5 है, अमेरिका के अंदर 2 4 6 8 ये अपने पास नेचुरल नंबर है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जो चीज आंसर बिल्कुल सेम देती जाए, समझ में आ गई बात, उसको क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ पर आपको दोनों तीनों एग्जांपल दूंगा जिसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि ये वास्तव में सेट है और ये वास्तव में सेट नहीं है। ये तो नेचुरल नंबर हो गया। अब दूसरी चीज, अगर बाय द वे आपसे ये पूछ लिया जाए मोस्ट टैलेंटेड पर्सन ऑफ इंडिया, इंडिया का मोस्ट टैलेंटेड पर्सन कौन है? तो स्टूडेंट्स, जिसके बारे में आपने सुना है, समझ में आ रही बात, आप उसका आंसर दे दोगे। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि वही है, उसके अलावा हो सकता है मेरी नज़र में कोई और मोस्ट टैलेंटेड हो, आपकी नज़र में कोई और मोस्ट टैलेंटेड हो, किसी और की नज़र में कोई और मोस्ट टैलेंटेड हो। समझ में आ रही ना बात? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? वेरी कर सकता है। वेरी का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? ये बदल सकता है आंसर अकॉर्डिंग टू पोजीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जिसमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसका आंसर बदलता जाए वो सेट नहीं बनता। थर्ड, अगर मैं बोलूं कि पोएम रिटन बाय मिस्टर हरिवंश राय बच्चन, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि पोएम
किसके द्वारा रिटर्न की गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? मिस्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा जो लिखी गई है। तो स्टूडेंट्स अपने को इस बात का पता है कि हरिवंश राय बच्चन ने चाहे 20 पोइम लिखी है चाहे 30 पोइम लिखी है, वही पोइम बताएंगे ना, वही आंसर आएगा हमेशा। तो स्टूडेंट्स ये क्या बन सकता है कि सेट बन सकता है। अब मैं अगर आपसे बाय द वे ये पूछूं कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है, तो फेवरेट एक्टर जरूरी थोड़ी है जो मेरा फेवरेट एक्टर है वही आपका है। हो सकता है किसी को धर्मेंद्र अच्छा लगता है, किसी को सनी देओल अच्छा लगता है, किसी को रणबीर कपूर अच्छा लगता है, किसी को कोई, यानी हर एक बंदे की अलग अलग चॉइस हो सकती है। और जिसमें चॉइस आ जाए ना अलग अलग, तो समझ लेना वो सेट नहीं बनेगा। समझ में आ रही बात? अब मैं आपको ये बोल दूं कि आप ये बताइए इवन नंबर लिखो। तो इवन नंबर स्टूडेंट्स चाहे मेरे से पूछो, चाहे आपसे पूछे, चाहे किसी और टीचर से पूछे, चाहे किसी से भी पूछो, आप बोलोगे सर 2, 4, 6, 8, यानी ये फिक्स है, यही रहेंगे हमेशा इवन नंबर। बात समझ में आ रही है ना? यानी जिसका आंसर बार बार ना बदले, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज ना हो, वो सेट होता है। और जिसका आंसर बदलता जाए, यानी फिक्स नहीं है ये होगा कि ये होगा। अब बाय द वे आपसे ये पूछ लिया जाए कि मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द अर्थ या ऑन द अर्थ, तो अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर, तो स्टूडेंट जो हमने देखे हम उनके बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे भी जीव हैं जिनको हमने आज तक देखा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ये भी हो सकता है कि किसी को शेर से ज़्यादा डर लगता है, किसी को सांप से ज़्यादा डर लगता है, किसी से कुछ को, किसी को कुछ को। बात समझ में आ रही है ना? यानी हर एक बंदा अलग अलग तरीके से बताएगा कि ये मोस्ट डेंजरस एनिमल है इंडिया के अंदर या अर्थ के ऊपर। तो यानी उसका आंसर बदलता जा रहा है, तो वो क्या नहीं बनता? सेट नहीं बनता। समझ में आ गई बात? तो ये सेट था। सेट का मतलब ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं ये बोल दूं आपको कि आप ये बताइए कि इंडिया टीम के, क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन है, तो आप फटाक से आंसर दे दोगे कि विराट कोहली। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूं कि फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपके, तो स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि विराट कोहली है, जरूरी नहीं है महेंद्र सिंह धोनी है, ये भी जरूरी नहीं है कि किसी बच्चे का या किसी इंसान का फेवरेट जो क्रिकेटर है वो इंडिया का है, हो सकता है बाहर का हो। यानी उसका जो आंसर है वो क्या होगा? अलग अलग होगा, तो वो सेट नहीं बनेगा। उसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है स्टूडेंट्स अपने पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या आती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक नाम और देते हैं हम, वो देते हैं स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट। जितना ज़्यादा पीछे वाला नॉलेज होगा ना अपने को, उतने ही बढ़िया तरीके से हम रिलेशन एंड फंक्शन करेंगे। तो मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करवा रहा हूं आपको, बस जुड़े रहना आपको। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट लिए, ए एंड बी। एक चीज आपको याद रखनी है, दोनों सेट की बीच में ये साइन लगा दिया ना, इसका मतलब क्या है? या तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट कि ये जो बनेगी ना क्रॉस प्रोडक्ट, वो किसकी फॉर्म में बनेगी? एक्स वाई की फॉर्म में बनेगी। ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ये, जहां पर एक्स तो होगा वो ए सेट से यानी पहले सेट से बिलोंग करेगा, एंड वाई यानी दूसरा जो होगा वो बी सेट से बिलोंग करेगा। ये ए क्रॉस बी होगी। इनको ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला जाता है? कि पेयर में है, पेयर में है। दूसरी बात क्या? ऑर्डर के अंदर। ऑर्डर का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? कि ये पहले सेट का पहला एलिमेंट है, दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट है, ये ऑर्डर है इसका। बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं है, बस धीरे धीरे करके हम रिलेशन और फंक्शन की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ये अपनी आ गई कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है ना बच्चों? उसके बाद में एक आता है स्टूडेंट्स अपने पास कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, ये कभी सुना है? सुना भी होगा। अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपके पास ए सेट है और ए सेट के अंदर आपके पास एलिमेंट्स है 1 ए बी सी डी ई 1 2 3 4, जो मर्जी हो सकते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए बताओ, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट यानी ओ ए लिखा है ना, इसका मतलब स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ सेट भी बोल सकते हैं हम। यानी इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो अपने पास कितने थे इसमें? 9 है। बात समझ में आ रही है? ये कार्डिनल नंबर ऑफ सेट होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में नई चीज आती है स्टूडेंट्स अपने पास,
बस थोड़ा रिवाइज करके हम पीछे वाला अपने रिलेशन की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसके बाद में नई चीज आती है स्टूडेंट्स, एक पावर सेट। पावर सेट यानी ए सेट के पावर सेट अपने को बनाने हैं। पावर सेट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, कि कोई भी सेट अपने को दे रखा है, उसके हम ज्यादा से ज्यादा कितने सबसेट बना सकते हैं, सबसेट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास था 1 2 3, समझ में आ रही बात। पहले 1 2 का करके चलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट, पहले तो एक एक का, यानी पहले 1 फिर 2 फिर दोनों का, समझ में आ रही बात, और फिर अपने पास खाली। तो यानी सबसे पहले तो हम ये सेट बनाएंगे एम्प्टी। कौन सा सेट है, एम्प्टी। एम्प्टी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम 5, समझ में आ रही बात, नल सेट। उसके बाद में हमने बना दिया 1, उसके बाद में अपने पास बन गया स्टूडेंट्स 2, और उसके बाद में अपने पास बन गया 1 और 2 बोथ। तो अपने पास कितने बन गए, 1 2 3 4, बात समझ में आ गई। उसके बाद में मैं नया अगर करूं बाय द वे, तो अगर बाय द वे ये पूछूं ए बी सी के पावर सेट बताओ, तो क्या क्या बनाएंगे, एम्प्टी, ये तो याद रखना ही है। उसके बाद में एक एक एलिमेंट्स का, ए बी और सी, उसके बाद में ए बी, दो दो का, एक एक का हो गया, अब दो दो का, ए बी और ए सी। उसके बाद में स्टूडेंट्स अपने पास बन गया ए बी और सी। तो क्या क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और रह गया अपना ए बी सी एम्प्टी, ए बी सी ए बी ए सी, ओ सॉरी एक बी सी और रह गया, तभी तो मैं सोचूं कि क्या रह गया अपना बी सी। अब स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है, उल्टा नहीं चलना, अपने को बी ए नहीं लिखना है, आगे से चल पड़े तो आगे से आगे, जैसे ए बी फिर ए सी फिर बी सी, ऐसे नहीं लिखेंगे बी ए। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास क्या बन गए स्टूडेंट, पावर सेट बन गए, किसके, ए बी सी के। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 2, तो अपने पास कितने पावर सेट बने, 4। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 3। इसके अंदर पावर सेट कितने बने, 8। इसका मतलब पावर सेट जो निकालने का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 पावर n, यानी 2 थे तो 2 की पावर 2 4, 3 थे तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। अगर 4 एलिमेंट्स होते तो 2 की पावर 4 16, अगर 5 होते तो 32, 6 होते तो 64। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से अपने को पावर सेट बनाने हैं। पावर सेट का मतलब सबसेट ऑफ द गिवन सेट। हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ गिवन सेट, कितने सबसेट हम बना सकते हैं, किसके, जो अपने को गिवन सेट यानी जो अपने को सेट दे रखा है। बात समझ में आ रही है ना। बस इसी तरीके से आपको जुड़े रहना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर एक चीज आप क्लियर कर दोगे। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम क्या स्टूडेंट, रिलेशन। तो रिलेशंस क्या होता है वो थोड़ा सा समझो। तो स्टूडेंट मैं आपको यहां पर बता दूं, जो डेफिनेशन है इसकी वो क्या है, सबसेट of A cross B is called relation from A to B। A सेट से B सेट पर रिलेशन है, कौन, सबसेट, किसका, A क्रॉस B का। यानी जो अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखी है, उसमें से जो सबसेट हम उठाएंगे वो पहले सेट A से दूसरे सेट B के ऊपर रिलेशन डिफाइन करेगा। अब स्टूडेंट वो जो ऑर्डर्ड पेयर है वो हम किस तरीके से उठाएंगे, वो उठाएंगे स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमें कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर्ड पेयर उठाएंगे, सबसेट उठाएंगे, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। फॉर एग्जाम्पल अब हम करके देखते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ए सेट हमने मान लिया, क्या मान लिया स्टूडेंट्स, 1 2 3 हो सकता है। बी सेट हमने मान लिया स्टूडेंट्स 2 3 4, कुछ भी। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो रिलेशन डिफाइन करके दे दिया, ये कंडीशन दे रहा है अभी एक्स वाई की फॉर्म में है, जहां पर x लेस देन इक्वल टू वाई। x जो है यानी पहले वाला एलिमेंट्स या तो दूसरे के इक्वल होना चाहिए या दूसरे से छोटा होना चाहिए।
बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट की तो 1 की 2 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 1 2, बस ये ध्यान रखना है 1 × 2 2 नहीं करना, 1 2 ऐसे लिखना है। उसके बाद में 1 की 3 के साथ 1 3, उसके बाद में 1 की 4 के साथ 1 4। नेक्स्ट स्टूडेंट 2 की 2 से, सॉरी 2 की 2 से, हाँ 2 की 2 से, फिर 2 की 3 से, फिर 2 की 4 से, उसके बाद में 3 2, उसके बाद में 3 3, उसके बाद में 3 4। तो ये अपने पास कंप्लीट क्रॉस प्रोडक्ट आ गई। और स्टूडेंट जो कंप्लीट क्रॉस प्रोडक्ट होती है ना उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। एक तो टाइप आपके पास रिलेशन का यहीं पे आ गया, टोटल जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। लेकिन आगे हम जब टाइप्स करेंगे उसके अंदर आपको मैं बता दूंगा। तो ए क्रॉस बी में से अब अपने को क्या उठाना है, सबसेट किसके अकॉर्डिंग, एक्स वाई। एक्स वाई क्या था, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, यानी पहला एलिमेंट दूसरे से या तो छोटा होना चाहिए या उसके इक्वल। तो देखिए पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा, यानी 1 जो है वो 2 से छोटा है इक्वल ना हो भले कोई दिक्कत नहीं है। तो हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट्स, ये स्टूडेंट्स अब एलिमेंट्स है, समझ आ रही ना बात। इस पूरे सेट का ये एक एलिमेंट है 1 2, उसके बाद में 1 3 भी आएगा, 1 4 भी आएगा, 2 2 आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा, क्यों नहीं, क्यों आएगा, क्योंकि इसने ये बोला लेस देन, या तो छोटा होना चाहिए या इक्वल, तो इक्वल तो है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में 2 3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, फिर 2 4। अब 3 2 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पहला एलिमेंट ना तो दूसरे से छोटा है ना ही दूसरे के इक्वल है, तो ये एलिमेंट हम नहीं उठाएंगे। उसके बाद में अपने पास 3 3 आएगा क्योंकि इक्वल तो है। उसके बाद में अपने पास 3 4 आएगा। तो ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर, ये सारे के सारे जो अपने पास स्टूडेंट्स, ये क्या है, इस पूरे सेट में से, यानी ए क्रॉस बी में से एक सबसेट है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये सेट ए से सेट बी पर रिलेशन डिफाइन करते हैं। अगर बाय द वे ये ऐसे हो जाता, यहां पे लेस देन की जगह क्या हो जाता स्टूडेंट, चलो मैं यहां पर लेस देन का तो लिख ही देता हूं। अगर बाय द वे आपके पास ये हो जाता है एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाई, तो अब हम रिलेशन जो फाइंड करते वो क्या करते, देखो जो x है वो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये तो ऑर्डर पे उठाया ही नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि पहले वाला छोटा है, इसका मतलब ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये उठा लेंगे। क्यों उठा लेंगे, क्योंकि इसने बोला था या तो बड़ा होना चाहिए पहले वाला या इक्वल, तो 2 2 तो आएगा। नेक्स्ट 2 3 नहीं, 2 4 नहीं, अब की बार 3 2 उठा लेंगे। क्यों उठा लेंगे, क्योंकि पहले वाला बड़ा चाहिए अपने को या इक्वल, तो बड़ा तो है ही, तो अपने पास क्या आ जाए स्टूडेंट 3 2। उसके बाद में 3 3, यस 3 3 आएगा। उसके बाद में 3 4 नहीं आएगा। तो देखो दूसरी जो कंडीशन थी इसको सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर पेयर ये थे। तो अगर मैं बोलूं कि इससे रिलेशन फाइंड करो तो इसका रिलेशन बन गया ये एलिमेंट्स, समझ में आ रही बात। अगर मैं बोलूं कि इसका रिलेशन फाइंड करो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वो बन गया ये वाले एलिमेंट्स। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, बस बिल्कुल जीरो से करते जाएंगे हम, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स ये थे अपने रिलेशन किसको बोलते हैं हम उसके बारे में। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं कि कितने रिलेशन बन सकते हैं एक सेट ए से दूसरे सेट बी के ऊपर, कितने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। कंडीशन वगैरह अपने को कुछ ना दियो, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा अगर गया हो तो देखिए वो क्या होगी, वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट अभी हमने देखा था कि पावर सेट का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n, यही था, समझ आ रही बात। अब देखो अगर मैं बोल दूं ए सेट है मेरे पास, उसके अंदर क्या है 1 2 है, बी सेट है मेरे पास, उसके अंदर स्टूडेंट्स ए बी। अब मैं कह दूं कि इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्यों करवा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, अपने को ये बताना है कि ए से बी पर कितने रिलेशन बन सकते हैं, बिल्कुल जीरो से करेंगे हम। तो देखो 1 की ए से 1a, फिर 1b, फिर 2a और 2b, यही बनेगी ना टोटल क्रॉस प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट मैंने अभी बताया कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है स्टूडेंट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट। अब आपको पता है कि जो पूरा सेट, ये पूरा सेट है एक, ये खुद का भी तो सबसेट है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ सेल्फ,
हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। इसका मतलब ये भी सबसेट है, ये 1A ये भी सबसेट बनेगा, 1B इसका भी सबसेट बना सकते हैं, 2A इसका भी सबसेट बना सकते हैं, 2B इसका भी सबसेट बना सकते हैं। इसका मतलब अपने को एक बात का पता चल गया कि इसके जितने भी सबसेट बनेंगे ना, इसके जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रिलेशन होंगे। और आपने अपने को इस बात का पता है स्टूडेंट कि टोटल सबसेट कितने बनते हैं उसको हम बोलते हैं पावर सेट, यही बात है ना। तो पावर सेट अगर मैं निकाल दूं A क्रॉस B का तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएगा। तो पावर सेट क्या बनेगा स्टूडेंट्स, A क्रॉस B का 2, और 2 की पावर कितनी, देखो 1 2 3 4 एलिमेंट्स कितने, अब 4 एलिमेंट्स है। अरे स्टूडेंट 2 2 2 2 ऐसे नहीं देखने अपने को ये देखना है ऑर्डर पेयर कितने, तो ऑर्डर पेयर 1 2 3 और 4 है। तो 2 की पावर 4 कितना बन गया स्टूडेंट, 16। यानी A सेट से B सेट पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अपने पास कितने हैं, 16 है, जिसके अंदर एम्प्टी भी होगा, एम्प्टी जो रिलेशन है वो भी होगा, और यूनिवर्सल रिलेशन यानी ये खुद का खुद भी होगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब देखो फॉर्मूला क्या बनता है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या बनते हैं स्टूडेंट्स, 2 की पावर m इंटू एन। और m इंटू एन है क्या स्टूडेंट, m तो है ना वो ऑर्डर ऑफ A सेट है, और n है वो ऑर्डर ऑफ B सेट है। यानी कहने का मीनिंग कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A इज इक्वल टू m, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B इज इक्वल टू n। कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट। तो स्टूडेंट उन दोनों की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 की पावर m इंटू n यानी 2 की पावर कर दूं मल्टीप्लाई करके, तो वो अपने पास क्या बनते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन बनते हैं। यानी पावर सेट, और पावर सेट का मतलब ही क्या था अपने पास, सबसेट, और सबसेट ही तो रिलेशन होता है। तो इस तरीके से अपने को रिलेशन का पता चल गया कि एक सेट से दूसरे सेट B के ऊपर, एक सेट A दूसरे सेट B के ऊपर रिलेशन कितने डिफाइन कर सकते हैं मैक्सिमम, तो वो कितने हो गए, 2 की पावर m इंटू n। और m और n क्या है, उन नंबर्स, उन सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने पास है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम स्टूडेंट चलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। बस स्टूडेंट्स पेन रफ नोटबुक मैथ अपना पास में लेके बैठे, क्योंकि बिल्कुल जीरो से मैं करवाता रहूँगा आपको। तो सबसे पहले आप चलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहला अपने पास आता है स्टूडेंट यूनिवर्सल रिलेशन। क्या आता है, यूनिवर्सल रिलेशन। और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, बस नोटबुक में के अंदर राइट डाउन करते जाना। A क्रॉस B इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। A क्रॉस B कंप्लीट जो है ना वो क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। बात समझ में आ गई। उसके बाद में सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट, सेकंड टाइप अपने पास क्या है, नेक्स्ट अपना एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन, दोनों का मीनिंग एक ही है। स्टूडेंट्स कोई भी दिक्कत हो ना बेझिझक कमेंट कर देना, मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा, कंप्लीट आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन कमेंट करोगे तो ही प्रॉब्लम सॉल्व करवा पाऊंगा ना। तो एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन क्या होता है कि ऐसा रिलेशन जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक भी ऑर्डर्ड पेयर ना दे अपने को। कैसे, अगर मेरे पास A सेट है उसके अंदर आ जाता A B, और B सेट है मेरे पास उसके अंदर आता स्टूडेंट्स अपने पास, यहाँ पे A E करता हूँ मैं, और यहाँ पे B और D। बात समझ में आ रही है। अब मैं कह दूँ कि A क्रॉस B निकालता हूँ, तो A क्रॉस B निकाला तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, A B A D, फिर E B और E D। अब मैं कहता कि आप रिलेशन फाइंड करो एक्स वाई की फॉर्म में, जहां पर y है ना इज ए वोवल। क्या होना चाहिए, y जो है वो क्या होना चाहिए अपने पास, y इज ए वोवल। तो ये वोवल होना चाहिए। तो वोवल अगर होगा y का मतलब सेकंड एलिमेंट अपने पास क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर सेकंड एलिमेंट वोवल है क्या, नहीं है। इसमें है, नहीं है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। यानी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर कोई भी नहीं है पूरी क्रॉस प्रोडक्ट में से जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो उस रिलेशन को बोलते हैं हम
एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। हमने दो टाइप किए अभी, यूनिवर्सल रिलेशन पूरी की पूरी क्रॉस प्रोडक्ट, एम्प्टी रिलेशन यानी ऐसा रिलेशन या ऐसी क्रॉस प्रोडक्ट जिसमें से हम एक भी ऑर्डर्ड पेयर ना उठा सकें जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, तो उसको हम बोलते हैं वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। अब नेक्स्ट टाइप आता है स्टूडेंट्स अपने पास, वो आता है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या आता है? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान है, बस इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि आगे एक रिफ्लेक्सिव आएगा तो उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो हम करते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा स्टूडेंट कि अपने को कोई भी सेट दे रखा है 1 2 3, समझ आ रही बात? रिलेशन इटसेल्फ एक एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, बस हर एक एलिमेंट्स का, एवरी एलिमेंट्स रिलेटेड विद इटसेल्फ, यानी हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, सिर्फ ये अपने को चेक करना है। तो देखिए स्टूडेंट क्या बनेगा, 1 1 2 2 और 3 3, हर एक एलिमेंट्स खुद के साथ रिलेटेड है, इसलिए इसको कौन सा बोलेंगे हम? आइडेंटिटी रिलेशन। समझ आ गई बात? उसके बाद में नेक्स्ट, ये थर्ड था अपना, उसके बाद में स्टूडेंट्स अपने पास फोर्थ आएगा, वो आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्टूडेंट्स अब जो मैं करवा रहा हूँ ना टाइप, वो बड़े ही अच्छे ढंग से कर लेना क्योंकि इन्हीं के बेस पर आपके 4-4 नंबर के सम उठेंगे। क्वेश्चन पेपर में 4-4 नंबर के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको बड़े ही अच्छे ढंग से ये सीखने हैं। अपने को कंप्लीट क्रॉस प्रोडक्ट दी हुई है, इसमें तो क्या था स्टूडेंट? हर एक एलिमेंट्स खुद अपने से रिलेटेड है, बस। इसके अंदर क्या होगा, ए क्रॉस बी प्रोडक्ट अपने पास है या हम कर रहे हैं, और उसमें से हम ए आर ए का मीनिंग स्टूडेंट्स ए एलिमेंट रिलेटेड है, ए एलिमेंट यानी खुद एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है। इसमें तो क्या है, अपने को सिर्फ इतना ही दिया है 1 1 2 2 3 3, इतना ही, ये हमें चेक करना है। इसके अंदर क्या कंप्लीट क्रॉस प्रोडक्ट दे रखी है, उसमें से अपने को उठाने हैं वो खुद वाले, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 ये। लेकिन स्टूडेंट्स कई जब हम सेट देखेंगे, कई हम रिलेशन देखेंगे, तो उसके अंदर ये सारे मिलेंगे अपने को 1 1 2 2 3 3, यानी हर एक एलिमेंट अपने से रिलेटेड अपने को दिखेगा क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, सिर्फ ये बता रहा हूं मैं। लेकिन फिर भी वो रिलेशन डिफाइन नहीं करेगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव चेक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो ये चेक करो सेम एलिमेंट्स वाले ऑर्डर पेयर है कि नहीं है, हर एक एलिमेंट्स के लिए वो है। उसके बाद में अपने को जो गिवन कंडीशन है, मेन बात ये आती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यहीं पे बच्चा मतलब महसूस करता है कि सर सेम थे फिर भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, और कई बार सेम होते हैं तो रिफ्लेक्सिव है, तो ये क्या है? तो ये इसलिए बेटा कि सेम वाले भी होने चाहिए, और फिर उन एलिमेंट्स के ऊपर गिवन कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई करवानी है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो हम उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। ध्यान ये रखना है, रिलेशन गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर्ड पेयर उठाते हैं उसको बोलते हैं। ये बात मैंने शुरू में बोली थी, ठीक है ना? तो ऑर्डर्ड पेयर सेम वाले उठा लिए, फिर गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, तो अपने पास कौन सा बनेगा? वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। उसके बाद में फिफ्थ स्टूडेंट्स अपने पास वो है सिमेट्री। कौन सा? सिमेट्री रिलेशन। स्टूडेंट सिमेट्री रिलेशन क्या होगा? अब देखो सिमेट्री रिलेशन होगा, अपने को चेक करना है ए का बी के साथ रिलेशन है। अब ध्यान से समझना, 3 रिलेशन बताऊंगा, तीनों के अलग अलग तरीका बता दूंगा किस तरीके से सोल्व करना है, किस तरीके से चेक करना है। ए बी का रिलेशन है, ध्यान देना, इनका रिलेशन है। अपने को सबसे पहले तो ये चेक करना है बी ए, उल्टा यानी ये आगे और ये पीछे ऑर्डर पेयर है कि नहीं है, किसमें? क्रॉस प्रोडक्ट में। अगर ये है तो गिवन कंडीशन इस पे अप्लाई करके देखो, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो कौन सा वो सिमेट्री रिलेशन है। इसमें देखो सारों में चेक करना था गिवन कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं है, सेम वालों में सारों में चेक करना था गिवन कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं है। सिमेट्री के अंदर क्या है, एक ऐसा सबसेट, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिस पे सेटिस्फाई हो रही है, इसमें चेक करना था इसमें सेटिस्फाई है,
और अपने को ये चेक करना है कि इसका उल्टा यानी ए बी है तो बी ए है कि नहीं है, यानी पहले का दूसरे के साथ रिलेशन है, दूसरे का पहले के साथ रिलेशन है या नहीं, ये चेक करना है। और ये कैसे चेक करेंगे, गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो वो कौन सा रिलेशन है, सिमेट्री रिलेशन है। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में एक और रह गया लास्ट, बस मैं आज आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन कराऊंगा स्टूडेंट, और उम्मीद करूंगा कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहे हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत लगे तो बेझिझक कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। छठा और लास्ट जो है स्टूडेंट्स अपना, वो आता है ट्रांजिटिव। क्या आता है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, देखिए यहाँ पर सेम का चेक करना था, यहाँ पर एक था दूसरे को चेक करना था, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, दो होंगे तीसरे को चेक करना है। यानी ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है, ध्यान देना है, इसका बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के, यानी इसका लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में अपने को चेक करना है सबसे पहले तो ए सी, यानी इसका फर्स्ट और इसका लास्ट ऑर्डर्ड पेयर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर है या नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अगर ये है तो गिवन कंडीशन इस पे सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। देखो इस पे गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वो ऑर्डर्ड पेयर उठाना है, इस पर भी गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वो भी ऑर्डर्ड पेयर उठाना है। फिर अपने को ऑर्डर्ड पेयर तीसरा उठाना है, वो कौन सा उठाना है, इसका तो फर्स्ट एलिमेंट, इसका लास्ट एलिमेंट, वो ऑर्डर्ड पेयर उसके अंदर है कि नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट में, वो देखो। अगर है तो गिवन कंडीशन उस पर सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती, वो चेक करो। तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, अगर ये तीनों सेटिस्फाई करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव, अदरवाइज नॉट ट्रांजिटिव। और स्टूडेंट्स अगर अपने पास कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्री भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, यानी तीनों रिलेशन हो जाए, कौन कौन से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों रिलेशन बनते हैं तो स्टूडेंट्स उस रिलेशन को बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा बोला जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। और स्टूडेंट्स आपके पेपर में, आपके क्वेश्चन पेपर में आपको ये मिलेगा, प्रूव दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन या प्रूव दैट दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वहां पर आपको चेक क्या करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव, ये तीन ही चेक करने हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। और अगर बाय द वे मान लो आपने रिफ्लेक्सिव चेक किया और रिफ्लेक्सिव ही ना बना, तो आगे वाले दोनों चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको बोल दो इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होंगे ना तो ही उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन है। बात समझ में आ रही है। अब स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव के बारे में, सिमेट्री के बारे में और ट्रांजिटिव के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, यूनिवर्सल रिलेशन, अब देखो इनके बारे में ये लिख लेना साथ के साथ। यूनिवर्सल रिलेशन, जो बच्चे कंपटीशन या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ठीक है, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया बातें हैं। यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्री भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्री भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। लेकिन आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर के अंदर कि क्या यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्या यूनिवर्सल रिलेशन सिमेट्री है या ट्रांजिटिव है, क्योंकि आपसे तो सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल सिंपल, बहुत ही आसान। तो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों होता है। ऐसे स्टूडेंट्स एक हमने शुरू में किया था आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन होता है ना, वो भी क्या होता है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्री भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये अपने को टाइप्स ऑफ रिलेशन और उससे रिलेटेड जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से इनको करने की कोशिश करी है। स्टूडेंट्स जुड़े रहना है, जो वीडियो अपनी उनको लास्ट तक देखा करो, कोई भी दिक्कत आती है कमेंट किया करो, लेकिन जब तक खुद कंप्लीट वीडियो नहीं देखोगे, जब तक पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप नहीं समझोगे, तब तक आपको कभी भी वो चैप्टर या उससे रिलेटेड जो भी समझ वो नहीं आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी मैंने आपको अभी करवाया वो सारा का सारा आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपके पास भेजूंगा। तो स्टूडेंट्स कल मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बाद में रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सभी दोस्तों का थैंक यू।